आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत चाइना डिसएंगेजमेंट के लिए एग्री हुए हैं, यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें दोनों भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है उस सीमा पर, उस बॉर्डर पर दोनों अपनी अपनी जो एंगेजमेंट प्रोसेस है या दोनों ने एक दूसरे के साथ जो एक्टिविटीज वहां पर इन्वॉल्व कर रखी है, जैसे कि हमने वहां पर सेनाओं का डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर रखा है, हमने आर्म्स एंड एम्युनिशन ज्यादा डिप्लॉय कर रखे हैं, हमने वहां पर कुछ ऐसी तैयारियां कर रखी है जिसको प्रिपेयर्डनेस कहा जा सकता है फॉर द वॉर। उन चीजों में हम एक टर्म काम में लेते हैं, उसे बोला जाता है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि दोनों सेनाएं उस चीज को हम कम कर रहे हैं एंड वी आर अबाउट टू विड्रॉ, यानी कि दोनों अपनी अपनी फौजों को वहां से रिट्रीट करेंगे, दोनों अपनी अपनी फौजों को वहां से कम करेंगे, हटाएंगे। उस चीज के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। साइन होने का बैकग्राउंड ये रहा है कि ब्रिक्स समिट जो कि 23 से 25 अक्टूबर को अभी अभी हुई है रशिया में, उस ब्रिक्स समिट के एक दिन पहले ही ये एग्रीमेंट पर दोनों देश सहमत हुए हैं। वो भी इसका एक बैकग्राउंड है, उस चीज को हम समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि एलएसी और एलएसी से संबंधित क्या सारा विवाद है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी से संबंधित क्या विवाद है और उसको सुलझाने के लिए हमने क्या प्रयास किए, चाइना ने क्या प्रयास किए, या वो विवाद आया ही कहां से। पहले इस बैकग्राउंड को समझेंगे ब्रीफ में, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर चाइना के जो रिसेंट मूव है, यानी कि अगर किसी बात पर चाइना तैयार हुआ है, किसी चीज पर वो उसका अग्रेशन कम हुआ है, तो या जिसको हम देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसके अगर तेवर ढीले पड़े हैं, तो उसके तेवर ढीले पड़ने के क्या ऐसे रीजंस। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों के अनुसार होता है। कई निर्णय ऐसे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल वो खुद नहीं है, उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि उसको क्राइम करना पड़ा। तो वैसी ही परिस्थितियों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना के तेवर ढीले पड़े हैं और चाइना भारत की तरफ थोड़ा बिनाइन हो रहा है या लीनियंट हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि एलएसी क्या है। एलएसी वर्ल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपने भारत और चाइना बॉर्डर का नाम सुना होगा और अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं। एक जनरल नॉलेज की बात है कि भारत चाइना बॉर्डर का क्या नाम है। उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो जब मैकमोहन रेखा उसका नाम है तो उसके बाद में एलएसी कहां से आया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसा डिमार्केशन है जो कि भारत अपनी तरफ से क्लेम करता है कि हमारा डिमार्केशन ये है और चाइना अपनी तरफ से डिमार्केशन करता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो ये है। अब इसकी बात पर हम ये आते हैं कि कितना क्लेम किया जाता है। ये फैक्ट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या अंदाज है। तो इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी जो भारत बताता है कि हमने जितनी टेरिटरी को कंट्रोल किया हुआ है, जो कि आपको मैप में भी यहाँ पर शो कर देंगे, वो लगभग 3488 किलोमीटर की है। वहीं चाइनीज टेरिटरी को चाइना बताता है कि 2000 किलोमीटर की ही, यानी कि भारत जो लंबी चौड़ी सीमाएं बता रहा है उसको चाइना नहीं मानता। चाइना एक सीधी सी डिमार्केशन लाइन मानता है और जितना भारत अपना क्लेम करता है, जिसमें अक्साई चीन वगैरह भी शामिल है, उस पर भी हम बात करेंगे। लद्दाख रीजन में मैप भी आपको दिखाया जाएगा। तो वो जितना क्लेम हम कर रहे हैं उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि भारत लगभग 3500 किलोमीटर का डिमार्केशन बताता है, जबकि चाइना बोलता है सिर्फ 2000 किलोमीटर का ही। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द कंटेंशन, यानी कि यहाँ पर विवाद का मुख्य मुद्दा ये है कि जितना हम क्लेम कर रहे हैं उतना चाइना एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो बोलता है थोड़ी सी लाइन है बस आपकी, यही है, इससे ज्यादा है नहीं। दिस इज द मेन रीजन। अब बात ये कि ये मामला आया कहां से, यानी कि उभरता कहां से। तो हम ये जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ या भारत जब गुलाम हुआ, तभी से कुछ ऐसे बीज बोना शुरू कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए कि भारत को उन परिस्थितियों में छोड़कर गए, या इनका सिर्फ डिवाइड एंड रूल की नीति थी और डिवाइड एंड रूल के बाद में डिवाइड एंड रन की नीति थी, यानी कि बांटो और भागो। इतनी जल्दबाजी में थे कि इनको किसी भी तरह का कोई ऑब्लिगेशन या कोई भी चीज रेस्पॉन्सिबली हैंडल करने की फुर्सत नहीं थी। तो जाते जाते उनकी तरफ से ये सिचुएशंस रह गई कि वो कई मामलों में भारत के साथ विवादित स्थितियां छोड़कर चले गए। उसी का एग्जांपल एलएसी भी। एलएसी में क्या हुआ कि दो तरह की टेरिटरी थी। दो टर्म्स को समझना, वन इज ब्रिटिश इंडिया, द अनदर इज ब्रिटिश एम्पायर। समझ रहे हैं बात को? दो वर्ड है, एक ब्रिटिश इंडिया है, एक ब्रिटिश एम्पायर है। ब्रिटिश एम्पायर वो थी जो पूरे विश्व में कहीं पर भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे। वहीं ब्रिटिश इंडिया वो था जो हमने एक्सक्लूसिवली इंडियन टेरिटरी को डिक्लेयर किया हुआ। तो जब भारत को अंग्रेजों के द्वारा छोड़ के भारतीयों के हाथ में सौंपा गया, साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूं, तब उन्होंने भारत को ब्रिटिश इंडिया सौंपा और उसके साथ में कुछ ऐसे पार्ट भी हैंड ओवर किए जो कि ब्रिटिश एम्पायर में थे। कौन से पार्ट? अक्साई चीन, यानी कि लद्दाख का एरिया, वो एरिया भी ब्रिटिश एम्पायर में हुआ करता था, तो उन्होंने भारत को दे दिया। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था कि इस इतने से पार्ट पर वो अलग से ब्रिटिश एम्पायर वहां से रूल करता, और ये भारत से लगा हुआ ही पार्ट था, तो उन्होंने भारत को दे दिया। इस चीज को चाइना नहीं मानता, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कि अक्साई चीन को वो नहीं कंसीडर करते हैं।
अब बात करते हैं ये कि मैप पर अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे रीजन है जिसमें भारत और चीन के बीच में विवाद है। तो पहला रीजन है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आप इसको ऐसे समझना कि हम मैप में चाइना की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत और चाइना का मैप आप देख पा रहे हैं। उस मैप के साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो चाइना की तरफ से ईस्ट टू वेस्ट हम चले, यानी कि हम अरुणाचल की तरफ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलेंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख तक चलेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम पहला पार्ट लेते हैं जिसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। दो पार्ट है जहां पर भारत और चीन के बीच में विवाद है, जिसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये एरिया है जहां पर हमारी बॉर्डर लगती है। यहाँ पर कुछ मामले हैं या कुछ ऐसी जिसको लेकर विवाद है। हालांकि पूरे अरुणाचल को ही अपना मानता है और उसको सदर्न टाइबेट बोलता है, यानी कि साउथ तिब्बत। वो बोलता है कि ये दक्षिण तिब्बत है और तिब्बत का ही भाग है, इसलिए वो तो पूरा उस पर करता है। पर वहां पर स्टैंड ऑफ या एक तरह की जो हमारे फौजियों का स्टैंड ऑफ होता है या आमने सामने जहां फौजें हो जाती है, वो सिचुएशन अभी वर्तमान में नहीं। तो वो कुछ माइनर डिस्प्यूट्स वहां पर हैं, जिसका मैं आपको नाम यहाँ पर बताता हूँ। हाई हिमालय में लोंगजू और आसाफिला एंड लोंगजू एंड आसाफिला, ये दो ऐसे एरिया हैं। हाई हिमालय में हम जब हिमालय का पार्ट करते हैं, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय और ऐसे करते हैं, ये दो पार्ट हैं जो कि ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूटेड एरिया। अदरवाइज वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट नहीं। डिस्प्यूटेड एरियाज की बात कर रहा हूँ जहां डिस्प्यूट है, ठीक है। और इसी पर जो हमारी बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, यानी कि एलएसी और मैकमोहन लाइन में यहाँ पर डिस्प्यूट भी नहीं है लगभग। जो मैकमोहन लाइन 1914 में बनाई गई थी, इस बारे में भी हम बात करेंगे, उसको ही यहाँ एक्सेप्ट किया जाता है। सेकेंड इज द मिडिल सेक्टर। हम पूर्व से मध्य की तरफ आते हैं और मध्य में ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल वाला जो एरिया है वो चाइना के साथ बॉर्डर्ड एरिया है। यहाँ पर बाराहोती प्लेन्स या बाराहोती के जो मैदान है, उन एरियाज को लेकर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं। तो ये दो एरिया ऐसे हैं, ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर, जहां पर डिस्प्यूट्स नहीं। हाई डिस्प्यूटेड एरिया जिसको हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, और इसमें आता है लद्दाख। ये सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया यही रहा है। अब बात करते हैं ये कि ये डिस्प्यूट आया कहां से या डिसएग्रीमेंट आया कहां से, क्योंकि मैकमोहन लाइन एक थी। अब उस लाइन को अगर मान लिया जाता तो वो लाइन तो पहले से दी हुई है, उसके बाद में कहां से आई। एक्चुअल में हुआ ये था, मैं फिर ब्रिटिशर्स को यहाँ बीच में लाना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ मैप पर अपनी लाइन खींच दी, यानी कि हमने नक्शा लिया तो नक्शे पर हमने एक लाइन बनाई और हमने बोल दिया कि ये मैकमोहन लाइन है और दोनों देश इसको एक्सेप्ट कर ले। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने इसको एक्सेप्ट किया था 1914 में। चाइना के साथ इतना डिस्प्यूट नहीं था, चाइना इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, भारत इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, दोनों देश आजाद नहीं हुए थे और इतनी स्थितियां नहीं थी कि दो देश अपनी अपनी सीमाओं के लिए लड़े, क्योंकि वहां पर कोई और दूसरी औपनिवेशिक शक्ति शासन कर रही थी और वो इतना ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व होने के मूड में नहीं थे। उन्होंने मैप पर एक लाइन खींची और उस बात पर उतना विवाद नहीं हुआ और वही एक्सेप्ट कर लिया गया। पर दैट लाइन वाज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी कि वो पैमाने पर नहीं थी। आपने नक्शा देखा होगा, नक्शे पर लिखा होता है पैमाना 1:10, 1:20 ऐसे पैमाना लिखा होता है। तो पैमाने का मतलब वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं थी, सिर्फ डॉटेड लाइन थी और मैप पर जनरल लाइन खींच दी गई। दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द होल डिस्प्यूट। ठीक है, अब ये बात कहां से आई? तो सबसे पहले जाओ एन लाई जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नेहरू को एक लेटर लिखा था 1959 और उन्होंने वर्ड यूज किया था, इट वाज लाइन। फर्स्ट लेटर इन्होंने 1956 में लिखा था और सेकंड लेटर इन्होंने 1959 में लिखा नेहरू को, यानी कि अपने काउंटर पार्ट को। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जाओ एन लाई ने एक लेटर लिखा था और उन्होंने इसी में कहा था कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंसिस्ट मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन के ही अकॉर्डिंग है, जो कि ईस्ट में कहां पर? अरुणाचल में, और उसके साथ में जहां पर प्रैक्टिकली हमारी अभी फौजें विद्यमान है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानी जाए। ही फर्स्टली यूज्ड द टर्म लाइन, और उस लाइन को उन्होंने क्या डिफाइन किया, उसकी क्या परिभाषा दी कि ईस्ट में यानी कि अरुणाचल में जो मैकमोहन लाइन है उसको सम्मिलित करते हुए हम मध्य में और लद्दाख रीजन में यानी कि वेस्टर्न सेक्टर तक आते आते जहां पर हमारी फौजें वर्तमान में विद्यमान है, हम उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं, उसको हमें मानना चाहिए। ये इन्होंने LAC डिस्क्राइब्ड ओनली इन जनरल टर्म्स नॉट इन स्केल। अगेन ये किसी पैमाने पर नहीं बनाई गई, ये सिर्फ एक जनरल टर्म था। इसी चीज को लेकर कि जुलाई 1954 में नेहरू ने
इससे पहले जब हमारे यहाँ पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था और उसके लिए जो दायित्व दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दायित्व दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज के लिए इंडिया के मैप्स जारी करना स्टार्ट किया, तो उसमें 2 बार ऐसा हुआ कि अनडिफाइंड बाउंड्रीज करके लद्दाख रीजन को दिखाया गया, यानी कि लद्दाख रीजन के एरिया में ये चीजें शो की गई थी कि अनडिफाइंड बाउंड्रीज यहाँ पर है, उनका अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं हुई है, क्लियर दोनों देशों की तरफ से नहीं। इस चीज को कंसिडर करते हुए नेहरू के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें अपने मैप जारी करने हैं या हम अपने जो नक्शे हैं वो जारी करेंगे, और उन्होंने इसमें कहा था कि बहुत अवेयरनेस के साथ में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के नक्शे हम जारी करेंगे विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द टर्म लाइन, यानी कि जो जाओ एन लाई ने कहा था उस तरह की किसी लाइन शब्द या लाइन डेफिनेशन को यूज किए बिना हम अपने नक्शे जारी करेंगे। और ये एंश्योर करें, भारत सरकार ने यह आदेश दिया, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि एंश्योर करें कि हमारे सभी स्कूलों में, हमारे सभी कॉलेजेस में, हमारे सभी एजुकेशन सेंटर्स में और देश के लिए काम आने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स में यही नक्शे काम में लिए जाए। और हमारे जितने एक्सचेंजेस हैं, यानी कि जहां पर हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे दूतावास हैं, वहां सब जगह भी भारत के यही नक्शे भेजे जाए ताकि हम दूसरे देशों के साथ ये नक्शे साझा कर सकें। दिस वाज ऑर्डर्ड बाय नेहरू इन 1954। तो जब ये 1954 में इस तरह का आदेश जारी किया गया और भारत के नक्शे बनने लगे, तब से लेकर 1962 तक ये विवाद की स्थिति बन चुकी थी और इन्हीं मामलों को लेकर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। क्या यहां तक बात क्लियर है कि ये कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई और जाओ एन लाई ने जो टर्म यूज किया था वहां से ये स्टार्ट होता है। वॉर की बात करें तो वॉर कब हुआ था? 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 1962 भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। अब आफ्टर वॉर इस LAC की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्या सिचुएशन रही? तो चाइना ने ये बोला है कि 20 किलोमीटर का एरिया जो कि नवंबर 1959 में हमने विड्रॉ कर लिया था, उसी एरिया पर हम तैनात हैं, उसी एरिया पर हम बने हुए हैं, यानी कि आफ्टर वॉर 20 किलोमीटर का एरिया को और उन्होंने डिमार्केशन में सम्मिलित कर लिया। अब एक दूसरा लेटर जाओ एन लाई ने फिर लिखा नेहरू को और उन्होंने बोला कि ईस्टर्न लाइन वॉर के बाद भी, आफ्टर द वॉर अगेन वो फिर से इसी चीज को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वॉर के बाद भी जो ईस्टर्न सेक्टर है, यानी कि वही अरुणाचल और वहां पर जो मैकमोहन लाइन है हम उसको कंसिडर करते हैं, प्लस यहाँ पर वर्तमान में जहां पर हमारी फौजें खड़ी हुई है, जहां पर हम दोनों देशों की फौजें एक्सरसाइज कर रही है, एक्चुअल में हम अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंसिडर किया जाए। व्हाट was the response by the Indian Prime Minister? The then Prime Minister Nehru said कि नहीं, हम इस क्लेम को नहीं मानते हैं। और अक्टूबर 1962 में वॉर स्टार्ट हुआ था। नेहरू सेड कि सितंबर 1962 की जो पोजीशन थी दोनों देशों की सेनाओं की, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंसिडर किया जाना चाहिए। गेटिंग दिस? तो नेहरू इंसिस्टेड फॉर द सितंबर 1962। गेटिंग इट? ओके। डोकलाम क्राइसिस जब हुआ, डोकलाम लद्दाख में, डोकलाम है भूटान, सिक्किम और चाइना। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि डोकलाम एक ऐसा एरिया है जो ट्राई जंक्शन है, जहां पर भारत, भूटान और चाइना तीनों होते हैं। और डोकलाम क्राइसिस या डोकलाम में जब दोनों की फौजें स्टैंड ऑफ हो गई, यह एक तरह से मामला बढ़ने लगा 2017 में, क्योंकि चाइना डोकलाम एरिया जो भूटान का है वहां पर अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा था एंड इंडिया सपोर्टेड भूटान। और इंडिया ने कहा कि ये भूटान की स्वतंत्रता की बात है और इसके साथ ही भारत के टेरिटरी से लगे हुए स्वतंत्र देश की बात है, इसलिए भारत भी इसमें भूटान का समर्थन करता है। तो 2017 में जब दोनों के बीच में विवाद बढ़ा, चाइना और इंडिया के बीच में, तब भी चाइना ने यही क्लेम किया कि इंडिया को जो 1959 में LAC थी उसको कंसिडर करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। एंड LAC वाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज क्या थी? इसका डेफिनेशन जाओ एन लाई ने दिया है कि आज की तारीख में 1959 में भी जहां हमारी फौजें खड़ी है और अपनी अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रही हैं, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसी को मैकमोहन रेखा मान लेना चाहिए। सो ये बहुत ब्लर सिचुएशन है, कहीं पर भी क्लियर कट डिमार्केशन नहीं रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तव में क्या है। अब इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया आफ्टर वॉर, और इंडिया ने यही कहा है कि 1969 के बाद में जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया 1969 के वॉर में चाइना के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया अग्रेशन में, उसको ओमिट कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए और 8 सितंबर 1962 की जो पोजीशन है उस पर दोनों सेनाओं को चला जाना चाहिए। ठीक है, ये स्थिति हुई 1962 तक। उसके बाद में कोल्ड वॉर चलता रहा, शीत युद्ध की स्थितियां पूरे विश्व में बनी रही और दोनों देशों के बीच में स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, यानी कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट कभी भी नहीं
नहीं सुलझा। अब बात ये आती है कि इसके बाद में क्या हुआ। तो इसके बाद में कोल्ड वॉर एंड होने के बाद में देखिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव या जो विश्व में जो भी घटनाएं हो रही है वही परिस्थितियों को बदलती है। मैंने शुरू में भी कहा है कि सर्कमस्टांसेस ही किसी डिसीजन के पीछे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, रूस संग नहीं रहा और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, तब उसके बाद में आप देखेंगे कि भारत और चाइना के बीच में, दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे रिलेशंस अच्छे होने लगे। अब बात ये आती है कि अब क्या स्थिति है। जो एलएसी को एक्सेप्ट करने के लिए हमने फिर से प्रयास शुरू किए और ली पेंग जो चाइनीज प्रीमियर थे 1991 में भारत की विजिट पर 1962-63 के बाद पहली बार ऐसा होने लगता है कि फिर से भारत और चाइना के रिश्तों में एक बार सुधार होने की कोशिश होती। इससे पहले राजीव गांधी ने करी थी, वो भी हम बात करें। तो 1991 के आसपास एक बार ये होता है कि भारत में विजिट करते हैं चाइनीज प्रीमियर ली पेंग 1991 में, और उनके रेस्पॉन्स में 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो भी चाइना की विजिट करते हैं। इससे पहले एक और स्टैंड ऑफ हुआ था जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो कि अरुणाचल में है। सुमद्रोंगचू एक एरिया है अरुणाचल में जो कि आप मैप पर देख पाएंगे। इस एरिया में भी 1986-1987 में दोनों सेनाएं एक बार आमने सामने हो गई थी, और ये मामला रिजोल्व होने की कगार पर कब आया था कि जब 1988 में राजीव गांधी के द्वारा बीजिंग को विजिट किया गया। एंड वी कंसिडर टू मेंटेन द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये टर्म आपको भारत चाइना रिश्ते में बार बार सुनने में आएगा। टू मेंटेन द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस का मतलब शांति और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुकून। शांति का लंबे समय तक बना रहना सुकून है। गेटिंग दिस? सो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम मेंटेन करेंगे, यानी कि बॉर्डर पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी अच्छी बात है दोनों देशों के बीच में कि 1962 के बाद दो कंट्री जिन्होंने एक युद्ध लड़ा और उसके बाद में आज तक कभी सिंगल बुलेट भी फायर नहीं हुआ। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के एक तरह से कवायद में हम दोनों देश कभी नहीं उलझे और दोनों देशों ने कभी भी आपस में हथियारों का उपयोग नहीं किया है। इसलिए आपने सुना होगा, अगर कभी वीडियोस भी आए हैं तो दोनों देशों की फौजें सिर्फ आपस में टकरा रही है, दोनों देशों की फौजें आपस में हाथापाई कर रही है, डंडे से मार रहे हैं, वैसे मार रहे हैं, पर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं किया। तो वहां पर आर्म्स के साथ में पेट्रोलिंग या आर्म्स के साथ में किसी तरह का अभी तक भी कोई बुलेट का फायर होना 1962 के बाद अभी तक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत मेच्योरिटी की बात भी कि दो देश जो आपस में दुश्मन है उन्होंने इस सारी चीज को इतने सालों तक मेंटेन किया है। सो अगेन आता हूं 1993 पर, जब पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इस चीज में प्रयास किए जाते हैं और बीजिंग की यात्रा की जाती है। इस यात्रा का फल ये निकलता है कि फॉरगेट अबाउट द 1949, 1959 को भूल जाइए, 1954 को भी भूल जाइए, और इन सबको भूलने के बाद में आप सिर्फ ये चीज देखिए कि आपके जो वर्तमान में जहां पर फौजें हैं हम उसको एलएसी कंसिडर कर लेते हैं। तो तय ये होता है 1993 में कि वर्तमान में दोनों फौजें जहां पर एस्टेब्लिश्ड हैं उसको एलएसी मान लिया जाता है। तो 1993 के बाद में एलएसी की डेफिनेशन ये हो गई कि इस पॉइंट पर जहां पर फौजें विद्यमान है वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और हम बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे। गेटिंग दिस? अब एक और बात या एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर कि क्या ऐसा हुआ है कि भारत और चाइना ने दोनों ने अपने अपने मैप्स या अपने अपने जो नक्शे हैं वो कभी साझा किए? क्या इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अपने नक्शे साझा किए कि इस गांव को हम अपना मानते हैं, इस गांव को तुम अपना मान लो, और हमने उन दोनों नक्शों को कंसिडर किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आध बार हमने प्रयास किया है पर वो प्रयास सक्सेसफुल नहीं रहा। 2015 में जो रिसेंट विजिट प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी उसमें भी पीएम मोदी के द्वारा ये डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए हमने प्रयास किए, परंतु चाइनीज साइड ने इसको कुछ कंट्रोवर्शियल बताकर और हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पर हम इस सेगमेंट पर आगे नहीं बढ़ सकते ये कहकर ये बात टाल दी। ओके, सो वी एस्टेब्लिश्ड अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। क्या हमारे पास अभी क्या प्रयास है? तो जब पीवी नरसिम्हा राव की विजिट हुई थी उसी टाइम पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करते हुए, शांति और सुकून को स्थायी रखते हुए बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने का प्रयास करेगा। ये एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना था। अब क्या हुआ है देखिए, डोकलाम इशू के बाद में ऐसा होने लगा कि लद्दाख में भी कुछ चाइनीज फौजें हमारे एरिया में अंदर इंट्रूड करने लगी। मतलब कि जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहां पर पहले से हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उस पेट्रोलिंग के टाइम पर दोनों फौजें आमने सामने होने लगी और विवाद बढ़ने की स्थिति आने लगी। कुछ फौजियों की शहीदी भी हुई दोनों तरफ की, यानी कि कुछ हाथापाई भी हुई और उसमें कुछ फौजी हमारे सेक्रीफाइस हुए, चाइनीज साइड के भी कुछ फौजी सेक्रीफाइस हुए। इन
परिस्थितियों में चाइना के द्वारा जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट था या जो फौजों की वहां पर उपस्थिति थी या ज्यादा से ज्यादा फौजें तैनात करनी थी, ज्यादा से ज्यादा वहां पर अपने संसाधन तैनात, उसमें सडनली बढ़ोतरी की और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसके काउंटर में भारत के द्वारा भी अच्छी खासी तादाद में वहां पर पूरे काउंटर में अपनी फौजें तैनात की गई। चाइना ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी फौजें वहां पर तैनात करें और इतने लंबे समय तक ये वहां पर बने रहेंगे। तो लगभग 4.5 साल से देयर इज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडो एंड चाइना मिलिट्रीज। तो दोनों की मिलिट्रीज वहां पर सामने है और 4.5 साल से हम लोग सामने। देखिए, वॉर या अपनी फौजों का डिप्लॉयमेंट या अपने संसाधनों को ऐसे अनईजी टेरेन का मतलब ऐसी परिस्थितियों में जहां पर आदमी का जिंदा रहना मुश्किल है, यानी कि माइनस में टेम्परेचर हो जाते हैं, उन एरियाज में अपनी फौजों को स्थायी बनाए रखना एक अच्छा खासा खर्चीला प्रोसेस है। अब वॉर का एग्जांपल देख सकते हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया और रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू किया, तब रशिया ने सोचा था कुछ दिन की बात है और यूक्रेन सरेंडर कर दे, बट दे सर्वाइव। और यूक्रेन ने सर्वाइव करते करते अब सिचुएशन ये कर ली है कि यूक्रेन उल्टा रशिया पर अटैक कर रहा है। रशिया इस चीज पर जान बचाता फिर रहा है कि युद्ध को मैं कैसे खत्म करूं कि मेरा फेस भी प्रोटेक्ट हो, मेरी इज्जत भी खराब नहीं हो, मेरी नाक भी बची रहे और युद्ध की समाप्ति हो जाए। ये चारा अब रशिया के पास नहीं बचा। सो दिस इज द वॉर। जरूरी नहीं है कि आप जीत रहे हो और आपको कैपेसिटीज होने के बाद भी सामने वाला हार रहा हो। तो इनको ऐसा लगा होगा कि भारत के द्वारा इतना डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, पर भारत ने वहां अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट किया। इस डिप्लॉयमेंट ने इस लेवल पर सिचुएशन ला दी कि चाइना वर्तमान में 3-4 दिन पहले इसी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इस चीज पर एग्री हो रहा है कि हम अपना एंगेजमेंट को कम करेंगे, यानी कि अपने जो डिप्लॉयमेंट है उनको कम करें। अब बात ये कि आखिर ड्रैगन के इतने तेवर ढीले क्यों पड़े, आखिर ड्रैगन क्यों भारत के साथ एक नरम रुख अपनाता है। इसके लिए पहले मैं एक वर्ड यूज करूंगा जिसे बोलते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब एक पूरे विश्व में जो ऑर्डरलीनेस है, जो एक नया नियम है, वो स्थापित हो रहा है या वो स्थापित होने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाट वाज द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर? ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ये था, पहले दो शक्तियां हुई करती थी जिसे बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं या दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। एक था यूएसएसआर, दूसरा था अमेरिका। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद में जब यूएसएसआर का पतन हो गया, यूएसएसआर नहीं बचा, देयर was a single hegemony of America, यानी कि अमेरिका ही केवल और केवल महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में रह गया। अब क्या हो रहा है कि ये था ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्जिंग है वो ये है कि वापस से कुछ शक्तियां अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी पोजीशन पर पावरफुल होती जा रही है और अमेरिका की हेजेमनी जो है, अमेरिका की जो सर्वोच्चता है, उस सर्वोच्चता को चुनौती दे रही है। और उसमें सबसे पहले है चाइना। जैसा कि हम जानते हैं, तो चाइना अगर अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश करना चाहता है या अमेरिका के सामने खड़ा होना चाहता, तो चाइना को सबसे पहले ये चाहिए कि आपके दुश्मन कम हो, आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो कम। और इंडो पैसिफिक एक ऐसा रीजन है, इंडो पैसिफिक एक ऐसा एरिया है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड, जितना विश्व का व्यापार होता है उसके सबसे बड़ा भाग होता है। साथ में बैकड्रॉप में हम देखें तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है रशिया में, उससे जस्ट एक दिन पहले हम डिसएंगेजमेंट के लिए एग्री होते हैं। तो जब आप डिसएंगेजमेंट के लिए एग्री हो रहे हैं, इसका मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें रशियन पुश है, रशिया के द्वारा इसे पुश किया जा रहा है। रशिया के द्वारा क्यों पुश किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक उभरती हुई महाशक्ति है और इस महाशक्ति के साथ आपके ताल्लुक, आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस, आपके ट्रेड रिलेशंस, आपके एंगेजमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तीसरी चीज, चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया के साथ बहुत बड़ा है, यानी कि भारत की 150 करोड़ की जनसंख्या जो चाइना से भी अब बढ़ चुकी है, एक अच्छा खासा बहुत बड़ा बाजार है। और अगर एंटी चाइना मूवमेंट या एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इंडिया में बने रहते हैं तो हम जानते हैं मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चाइना के लिए भारतीय मार्केट को समाप्त कर दें। तो आप उन चीजों को बेचोगे कहाँ? क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी ये चैलेंज है कि चाइनीज प्रोडक्ट को अमेरिका में तो पसंद ही नहीं किया जाता। बहुत लो लेवल की चीजों में इसकी गिनती होती है, इसको खरीदते ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका की परचेजिंग पावर अच्छी है, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, भारत के लोगों की परचेजिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है, तो हम चाइनीज प्रोडक्ट को प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि सस्ती चीज मिल जाती है। पर धीरे धीरे अगर वही चीज हम यहाँ बनाने लगे तो चाइना अपने प्रोडक्ट को कहाँ डंप करेगा? थर्ड थिंग, ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर का मतलब यही चीज की जो व्यापार का युद्ध है अमेरिका और चाइना के बीच। अमेरिका चाहता है अपने माल को ज्यादा से ज्यादा भारतीय बाजार में डंप कर सके या बेच सके, वहीं चाइना ऑलरेडी ये करता आया है, तो अमेरिका चाइना को रिप्लेस कर रहा है। और इसी कवायद में अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है सभी चीजों, यानी कि अगर भारत यहाँ पर महाशक्ति बन रहा है तो उसके लिए भी अमेरिका भारत को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है।
अब इसके साथ में ब्रिक्स जैसे कंट्रीज में भारत और चाइना साथ हैं, और डेवलपिंग ब्लॉक का मतलब ऐसे देश जो अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की लीडरशिप करते, तो उन ब्लॉक में या उन ग्रुप में भारत और चाइना ही सबसे ज्यादा बड़े देश है। अब अगर आप आपस में दोनों देश लड़ रहे हो तो उन परिस्थितियों में भी आप एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकते, यानी कि आप अमेरिका के जितना विश्वास पात्र कोई ऑल्टरनेट नहीं बन रहे हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज की अपनी समस्या है, यानी कि हमें अभी अपनी ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता है, हमें कच्चे तेल के लिए सस्ते से सस्ता तेल चाहिए, चाहे हमारे को ईरान दे, चाहे हमारे को रशिया दे, चाहे हमारे को अमेरिका दे, हम उससे परचेज कर लेंगे। तो हमें अपने किसानों को यहाँ पर जो हमारी फसलें हैं उसके लिए हमारे को केमिकल्स पे सब्सिडी देनी है। आप चाहते हो कि केमिकल का यूज कम हो, हम कम करें, बट हम हमारी 150 करोड़ जनसंख्या को कैसे फीड करें, इनका पेट कैसे, उसके लिए हमारे को केमिकल्स भी देना पड़ रहा है और केमिकल्स पर सब्सिडी भी देनी। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो इंडिया की भी है, चाइना की भी है, ब्राजील की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, जो उभरते हुए कंट्रीज है उन सबकी है। तो इन उभरती हुई इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज के ग्रुप में दोनों एक अच्छे खासे कद्दावर किरदार है, और अगर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आपकी जो मैसेज है वो पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में अच्छा नहीं जाता। दिस इज द अनदर रीजन, और एक बड़ा रीजन है, दिस इज द डी डॉलराइजेशन या डॉलर का विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब ये होगा कि एज अ करेंसी अभी तक जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है, विश्व का व्यापार होता है, उसमें लगभग 80% इन्वॉल्वमेंट या 80% यूज डॉलर का होता है। यानी कि हमने चाइना से अगर कुछ खरीदा तो हम उसको पेमेंट डॉलर में खरीदेंगे, चाइना ने हमसे कुछ खरीदा, चाइना हमारे को पैसे डॉलर में दे। इससे होता क्या है कि अमेरिका की करेंसी पर हम दोनों डिपेंडेंट बने हुए हैं, हम अमेरिका पर इनडायरेक्टली निर्भर बने हुए हैं, क्योंकि आप यूज तो अमेरिकन करेंसी कर रहे हो, आपको भरोसा अमेरिकन करेंसी का ही है। ये चीज ये दर्शाती है कि आप दोनों को खुद पर भरोसा नहीं है, उस देश को अपनी करेंसी पर नहीं है, और मेरे पड़ोसी देश को है जो मेरा व्यापार साझेदार है उसको मेरी करेंसी पर भरोसा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द डॉलराइजेशन, कि इससे डॉलर स्ट्रेंथन हुआ। अब जब कभी भी डॉलर की कीमत बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो रहा है, उन परिस्थितियों में पूरा व्यापार प्रभावित। गेटिंग दिस, इस चीज का ऑल्टरनेट ये है कि हम अपनी ही करेंसी में आपस में लेन देन करने लग जाए। दिस इज कॉल्ड द डी डॉलराइजेशन। और ये ब्रिक्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो अभी ब्रिक्स समिट हुई है रशिया में अक्टूबर 2024 की, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ही डी डॉलराइजेशन, कि हमें डॉलर पर निर्भरता खत्म करनी है। तो इस डॉलर पर निर्भरता को खत्म करने की कड़ी में भी ये एसेंशियल है कि भारत और चीन आपस में नहीं लड़ रहे हैं। दोज आर द रीजंस कि क्यों ड्रैगन भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिस इज द होल इशू। ओके, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। यहाँ पर आपने रीजंस देखे, मैप में आपको ये दिखा रहे हैं कि कौन सा एरिया कहां पर है। तो मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस क्यों सुधर रहे हैं, उसके क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, या ये अगर सुधरते हैं तो इसके क्या आगे इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, या फिर भारत और चाइना के रिश्ते सुधरने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।